जय हिंद बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर बायोलॉजी 12th क्लास से इंटरेस्टिंग है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये लेसन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कीजिए ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल सकें। हम इस लेसन में से एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब मेंस्ट्रुएशन आप एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन कह लीजिए या एक नेसेसरी नेचुरल फिनोमेना कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, समस्या सबके साथ है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स। तो जैसे बॉयज़, किसी के दाढ़ी आ रही है तो परेशान हर दूसरे दिन, किसी के बियर्ड फेस नहीं है, दाढ़ी नहीं आ रही है, स्मूथ फेस है, तो बेचारे मेडिसिन यूज़ करते हैं, जेल यूज़ करते हैं कि कैसे भी आ जाए दाढ़ी। इसी तरह से फीमेल्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें से एक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उनके लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है, बट नेसेसरी है, एक बायोलॉजिकल फिनोमेनन है जो नेसेसरी है उनकी बॉडी के लिए। तो अब प्रॉब्लमेटिक है या नेसेसरी है, जो भी है, देखते हैं, कवर करते हैं इसको। देखिए, अच्छे से समझते हैं। हाँ, क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल? देखिए, लिखा हुआ है कि menstrual cycle is the regular natural change that occur in female reproductive system। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें एक नेचुरल तरीके से, यानी कि कोई आर्टिफिशियल या ह्यूमन वर्किंग मेथड नहीं है, इंसान नहीं कुछ कर रहा, ऑटोमेटिक खुद ही ये फिनोमेनन होता रहता है, हम नहीं करते, ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में ये फिनोमेनन प्रोसीड करता है। तो नेचुरल प्रोसेस है और रेगुलर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज हुआ, फिर 2 साल बाद हुआ, फिर 1 साल बाद हुआ, या आपने अपने मर्जी से इसको कंट्रोल कर लिया, स्टॉप कर लिया, फिर रेगुलेट कर लिया। नहीं, ये एक रेगुलर प्रोसेस है, होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, और नेचुरल प्रोसेस है, आप कंट्रोल नहीं करते हैं, नेचुरल तरीके से खुद होता है ये। ठीक है, तो क्या लिखा है कि ऑफ द प्राइमेट्स ओनली, यानी कि ये प्रोसेस जो है मेंस्ट्रुएशन का, ये हर किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, डेफिनेट ऑर्गेनिज्म में। किसमें? प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स किसको कहते हैं? जैसे कि ह्यूमन बीइंग, हम और आप हैं, जैसे कि मंकी, ऐप। तो इन लोगों में, प्राइमेट्स में जो है, हम प्राइमेट्स से ही बिलोंग करते हैं, तो प्राइमेट्स जो होते हैं उनमें ये प्रोसेस पाया जाता है मेंस्ट्रुएशन का। और उनमें किसमें? फीमेल्स में। प्राइमेट्स का मतलब उसमें फिर जो मेल है उनमें मत समझ लीजिएगा। तो मेंस्ट्रुएशन जो प्रोसेस है प्राइमेट्स में, फीमेल्स में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मेंस्ट्रुएशन टॉपिक हमारा है, तो मेंस्ट्रुएशन की डिफिनेशन को देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बोर्ड पे ऑलरेडी, टाइम बचे, कम समय में ज़्यादा कवर हो जाए उसके लिए, बहुत ही ईजी तरीके से ईजी सेंटेंस मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं। आपको सिर्फ समझना है और देखना है, इन्हें आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए, बहुत इजी वे में आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। ठीक है, क्या है कि मेंस्ट्रुएशन इज द रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, यानी कि एक नियमित रूप से ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड डिस्चार्ज होता है, निकलता है। एंड म्यूकोसल टिश्यूज। देखिए, म्यूकोसल टिश्यूज क्या होते हैं? हम लोग की बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं या कुछ बॉडी कैविटीज होती हैं, उनकी जो अंदर की वॉल होती है, जो वॉल की इनर लाइनिंग होती है, उसमें से कभी कभी टिश्यूज़ जो होते हैं वो उखड़ते हैं। तो वो जो टिश्यूज़ हैं आपके बॉडी ऑर्गन में, इनर साइड में जो इनर लाइनिंग है, तो उसके टिश्यूज़ को कहते हैं म्यूकोसल टिश्यूज़। ठीक है, ब्लड फ्लो होता है एंड म्यूकोसल टिश्यूज़ ऑफ सम ऑर्गन्स एंड बॉडी कैविटी फ्रॉम इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस थ्रू वजाइना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मेंस्ट्रुएशन इज द रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूकोसल टिश्यू, कहां से? फ्रॉम इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस थ्रू वजाइना, यानी कि यूटेरस की वॉल से इनर लाइनिंग के कुछ टिश्यूज ब्लड फ्लो के साथ, ब्लड के साथ मिक्स होके बहते हैं, सेक्रेट होते हैं, निकलते हैं। और कहां से निकलते हैं? थ्रू वजाइना, वेजाइना से निकलते हैं। तो यही जो प्रोसेस है कि वेजाइना से एक डेफिनेट टाइम पर रेगुलरली ब्लड के साथ म्यूकोसल टिश्यूज का मिक्स होकर के सेक्रेट होना, बॉडी से निकलना, वेजाइना से आउट होना, यही कहलाता है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो हमने मेंस्ट्रुएशन को कवर किया। जरा देखिएगा, यहाँ पर ऐसा मैंने बोला कि मेंस्ट्रुएशन होता है, तो क्या कोई गर्ल पैदा होती है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, या कोई बिल्कुल एजेड हो गई है, 80-90 साल की हो गई, तब भी मेंस्ट्रुएशन होता है? तो इसकी भी कुछ टाइमिंग है,
आगे देखते हैं। और हाँ, मेंस्ट्रुएशन की जो टाइमिंग है, स्टार्टिंग टाइमिंग या एंडिंग टाइमिंग, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि मेनार्ची क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है। देखिए हम कवर करते हैं आगे। लिखा हुआ है कि यूजुअली एट द एज ऑफ 11 to 14 ईयर्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट। ये जो भी फिनोमेनन मैंने बताया आपको कि मेंस्ट्रुएशन का या एक रेगुलर टाइम पे रिपीट होना ब्लड फ्लो का, ये जो भी प्रोसेस हो रहा है ये कब स्टार्ट होता है फीमेल की बॉडी में? ये फीमेल जब लड़कियां जो हैं लगभग 11 साल के या 14 ईयर्स के, 11 to 15 के बीच में लगभग होती हैं, उस टाइम पे उनकी बॉडी से ये फिनोमेनन स्टार्ट होता है। ठीक है, और इस टाइम पर, जिस टाइम पर वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करती हैं फीमेल्स, दिस टाइमिंग, दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज मेनार्ची। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो वर्ड आपका है मेनार्ची, इस पे आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज मेनार्ची, कम नंबर में आता है लेकिन आता है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है एंड एट द एज ऑफ अबाउट 45 ईयर्स, कितना 45 ईयर्स इट स्टॉप्स। तो भाई स्टॉप कितने समय पे हो रहा है? 45 ईयर्स पे। जब कोई फीमेल लगभग आधी उम्र की, अधेड़ उम्र की, लगभग 45 ईयर्स की होती है, तो अब मैंने जैसे 45 ईयर्स बोला, तो ऐसा नहीं कि 44 तक आया मेंस्ट्रुएशन और जस्ट 45 पे पहुंची स्टॉप, आगे पीछे हो जाता है। पर हम रिकॉर्ड्स में जो बायोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में पढ़ते हैं वो 45 ईयर्स पढ़ते हैं। तो 45 ईयर्स की जब कोई लेडीज होती हैं तो उनमें ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। एंड दिस टाइम द स्टेट, द कंडीशन इज टर्म्ड एज मीनोपॉज। पॉज नहीं मतलब होते हैं प्ले पॉज, प्ले पॉज, तो याद रखिएगा प्ले मतलब एक्टिव होना, प्रोसेस प्रोसीड होना, और पॉज मतलब रुक जाना। तो पॉज से याद रखिएगा कि मीनोपॉज क्या है? ब्लड फ्लो का, वजाइना से जो ब्लड फ्लो हो रहा था टिश्यूज को लेकर के, वो क्या हो गया? पॉज हो गया। तो ये कंडीशन कहलाती है मीनोपॉज। टफ नहीं है, इजी है, बहुत इजी सेंटेंसेस बेटा लिखे हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके, टॉपिक बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा में ऊपर मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताया गया, नीचे मेंस्ट्रुएशन साइकिल दैट आई एम गोइंग टू टेल यू क्या है। ऑन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब वो एज जिस पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अकर होते हैं, विजिबल होते हैं। ऑन प्यूबर्टी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, प्यूबर्टी पे मेंस्ट्रुएशन क्या होती है? स्टार्ट होती है। एंड रीअकर, अकर मतलब होना, रीअकर मतलब फिर से होना, बार बार होना। तो एक तो स्टार्ट हो गई मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी पे, और उसके बाद क्या हो रहा है? रीअकर, बार बार हो रही है। कब हो रही है? आफ्टर एवरी 28 या 29 डे। तो मेंस्ट्रुएशन कितने समय पे रिपीट होती है? लगभग 28 या 29वें दिन पर बार बार रिपीट होती है। फिर क्या लिखा है? दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द वोमेन बिकम प्रेग्नेंट। भाई साहब क्या लिखा हुआ है कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द वोमेन बिकम प्रेग्नेंट। जब तक औरत प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन का चलता रहता है। और यही पहचान है, हर औरत को मेंस्ट्रुएशन होता रहता है। जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है और वो 45 ईयर्स के अंदर में है, तब वो एक टेस्ट करती है, जैसे प्रेगा न्यूज़ वगैरह टेस्ट क्या किट आती हैं, तो उनसे वो टेस्ट करती है ये देखने के लिए कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो मेंस्ट्रुएशन का रुकना अचानक से ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। तो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो मीनोपॉज हो जाता है, सॉरी मीनोपॉज नहीं, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है। मीनोपॉज तो 45 ईयर पे होता है। ठीक है, तो प्रेग्नेंट होने पर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। और क्या लिखा हुआ है कि so events occurring between two menstruation is called menstruation cycle। भाई ये रही आपकी पहली menstruation, और फिर जब आपका कितना 28 डेज का गैप हो गया, तब आ गई आपकी सेकेंड menstruation। तो आपकी फर्स्ट menstruation और सेकेंड menstruation, इसके और इसके बीच में जो कुछ हो रहा है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी फिनोमेनन हो रहा है, वो सब आपका आता है किसमें? मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। तो दो मेंस्ट्रुएशन के बीच के पीरियड में जो भी इवेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, इवेंट्स अकरिंग बिटवीन टू मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन जो है इसकी 4 स्टेजेस हैं, यानी इसका पूरा प्रोसेस जो होता है उसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। देख लेते हैं इसको भी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं,
स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल की 4 स्टेजेस हैं। ये कौन कौन से स्टेजेस हैं? प्रोलिफरेटिव या फिर आप कह लीजिए कि प्री ओव्यूलेटरी फेज, दूसरी आपकी ओव्यूलेटरी फेज, तीसरी पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज और फिर आपकी आती है मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए पहली हमारी है प्रोलिफरेटिव या फिर आप कह लीजिए प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक पूरा सा कॉम्प्लेक्स एक फिनोमिनन है जिसको हम 4 स्टेज में पढ़ते हैं, जिनमें से पहली स्टेज हमारी जो ये आपकी प्रोलिफरेटिव स्टेज दिख रही है या फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी, प्री मतलब पहले और ओव्यूलेटरी मतलब ओव्यूलेशन से पहले की कंडीशन ये हमारी है। ठीक है, तो इसमें कुछ फिनोमिनन हो रहे हैं, कौन कौन से हैं स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे कि क्या क्या हो रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एस्ट्रोजन फेज और फॉलिकुलर फेज। तो जो आपकी प्रोलिफरेटिव स्टेज है, तो आपकी जो प्रोलिफरेटिव स्टेज है इसे हम 2 नाम और देते हैं, एस्ट्रोजन फेज या फिर फॉलिकुलर फेज। फिर क्या लिखा हुआ है कि दिस स्टार्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, यानी ये जो स्टेज आप देख रहे हैं, ये जो फेज आप देख रहे हैं, ये मेंस्ट्रुएशन के बाद में आती है। जो ब्लीडिंग होती है फीमेल्स में वजाइना के थ्रू, ये जो 4-5 दिन का प्रोसेस है, इसके मेंस्ट्रुएशन के बाद का स्टेप हमारा है प्रोलिफरेटिव फेज वाला। लिखा है एस्ट्रोजन सेक्रिएट फ्रॉम फॉलिकल सेल्स। चूंकि इस स्टेज में, इस प्रोसेस में फॉलिकल सेल्स जो होती हैं ओवेरी की, उसमें से एस्ट्रोजन निकलता है। क्या निकलता है हमारा? ये जो आपका एस्ट्रोजन है ये सेक्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया हुआ है? एस्ट्रोजन फेज। ठीक है, लिखा हुआ है एस्ट्रोजन जो है ये सेक्रिएट होता है फॉलिकल सेल से ओवेरी की, ड्यू टू विच इंडोमेट्रियम बिकम 2 to 3 mm थिकर। यानी इंडोमेट्रियम क्या होती है? आपकी जो यूटेरस है, जो यूटेरस की इनर वॉल होती है उसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन व्हाट इज इंडोमेट्रियम, ये क्वेश्चन भी आता है। तो यूटेरस की इनर वॉल जो होती है, इनर साइड की जो वॉल होती है, हम उसे इंडोमेट्रियम कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में, इस स्टेज में जो एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा सेक्रिएट होता है, तो इस हार्मोन की वजह से यूट्रस की इनर वॉल जो है इंडोमेट्रियम, ये पहले की कंपैरिजन में कुछ 2-3 mm और ज़्यादा मोटी हो जाती है ताकि ये एम्ब्रियो को कैप्चर कर सके। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? ग्लैंड्स ऑफ यूटेरस स्टार्ट ग्रोइंग। आपकी यूटेरस के अंदर जो भी ग्लैंड्स होती हैं हार्मोन्स वगैरह से क्रिएट करने वाली, वो ग्लैंड्स ग्रो करने लगती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, फॉर्म में आ जाती हैं विद कॉन्ट्रैक्शंस इन यूटेरस वॉल। यूटेरस की वॉल जो होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, मतलब पहले नॉर्मल ऐसे ऐसे पड़ी रहती है, लेकिन बाद में क्या होती है? वो एक्टिव हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। सिलिया, सिलिया क्या होता है? बॉडी ऑर्गन्स जो हैं, फैलोपियन ट्यूब वगैरह है, उसके अंदर कुछ रोए जैसे होते हैं, कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जिनको सिलिया बोलते हैं। ये कुछ लहरदार इस तरह से मूवमेंट्स दिखाते रहते हैं। तो सिलिया ऑफ फैलोपियन ट्यूब शो एक्टिव मूवमेंट्स, ये एक्टिव हो जाते हैं, इस तरह से मूवमेंट करने लगते हैं ताकि कहीं से पीछे से एग आएगा तो इसके ऊपर फिसलता हुआ इसके ऊपर से इनकी मूवमेंट की वजह से वो आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा। इट इज़ फॉर अबाउट 6 to 14 है, 14। इट इज़ फॉर अबाउट 6 to 14 डेज। यानी ये जो हमारा स्टेप होता है मेंस्ट्रुएशन के बाद का, 4-5 दिन का तो मेंस्ट्रुएशन ही होता है, वो 5 डेज के आफ्टर जो है 6 से लेकर 14 दिन, 6 to 14 डेज, ये क्या होता है आपका? प्रोलिफरेटिव स्टेज होती है, यानी प्री ओव्यूलेटरी फेज। आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा, ये 6 से लेकर के लगभग 13-14 डेज का जो ये पीरियड आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका? प्री ओव्यूलेटरी फेज। इसके बाद सेकेंड स्टेप देखते हैं। तो हमारी सेकेंड स्टेज है ओव्यूलेटरी फेज। इसमें जो जो फिनोमिनन्स हो रहे हैं, जो इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स को देख लेते हैं। पहला इवेंट क्या है कि लिखा हुआ है इन दिस फेज सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीजेस बट सेक्रेशन ऑफ FSH डिक्रीजेस। तो यहाँ पे 2 हार्मोन हैं, एक बात की गई है किसकी? एस्ट्रोजन की, और दूसरा बात की गई है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो होता क्या है इस फेज में कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, जबकि जो FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। साथ साथ एक और हार्मोन की बात की गई है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो लिखा हुआ है सेकेंड इवेंट में कि सेक्रेशन ऑफ LH इंक्रीजेस, यानी कि एक हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इसका भी अमाउंट क्या हो रहा है? क्वांटिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, और इसके बढ़ने से
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बढ़ने से ड्यू टू विच मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बस्ट आउट। तो होता क्या है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में कुछ फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करते 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 जब मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होकर के ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है बस्ट आउट हो जाता है, फट जाता है, और इसमें से जो हमारा सेकेंडरी oocyte होता है ये बाहर हो जाता है। तो ओवेरी जो हमारी है, इस ओवेरी से जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हमारा है ये क्या होता है, बस्ट हो जाता है और oocyte बाहर जाता है। कब? जब हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है। तो इसके लेवल के बढ़ने से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है एंड देन सेकेंडरी oocyte कम आउट। और भैया जो ग्राफियन फॉलिकल है इसके फट कर इसमें से oocyte यानी एग के बाहर आने के प्रोसेस को ही ओव्यूलेशन कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर से आपका क्वेश्चन बन करके आता है कि ओव्यूलेशन क्या है। तो ग्राफियन फॉलिकल के बस्ट होने पर ओवेरी से सेकेंडरी oocyte का कम आउट होकर के बॉडी कैविटी में फैलोपियन ट्यूब में आ जाना, बाहर आ जाना ओवेरी से, यही कहलाता है हमारा ओव्यूलेशन। और लिखा हुआ है कि ओव्यूलेशन अकर्स ऑन 14th डे। ओव्यूलेशन कब होता है? 14th डे। जो आपकी 28 डेज की पूरी ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि 14th डे पर क्या होता है, हमारा ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, थर्ड स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड स्टेज हमारी आती है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इसमें पहला इवेंट क्या बता रहा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्रेटरी और ल्यूटियल फेज। हमारी ये जो थर्ड फेज है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन के बाद वाली फेज, इसे हम 14 डेज के बाद वाली जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं या फिर ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। अब ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी फेज में हमारा कार्पस ल्यूटियम भी बनता है। तो कार्पस ल्यूटियम बनने की वजह से हम इसे ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। सेकेंड टर्म, दिस फेज कंटिन्यूस 15 to 28 डेज बिटवीन ओव्यूलेटरी एंड मेंस्ट्रुएशन फेज। तो हमारी जो मेंस्ट्रुएशन फेज है और 14 नंबर पे जो हमारी ओव्यूलेशन होती है, इन दोनों के बीच का जो टाइम है ये, इसे हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो ये हमारी पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज पूरी 14 डेज से लेकर के 28 डेज के बीच में मेंस्ट्रुएशन से पहले तक चलती रहती है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ बस्ट फॉलिकल एंड ब्लड क्लॉट फॉर्म्स कार्पस ल्यूटियम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ओवेरी होती है, ठीक है, ओवेरी में जो फॉलिकल्स पहले थे इमेच्योर वाले, धीरे धीरे ग्रो करते 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 यहाँ पे क्या बनाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल जब बस्ट होता है तो बस्ट होने पे सेकेंडरी oocyte जो होता है वो बाहर निकल जाता है, और ये जितनी भी फॉलिकल है, इसकी सेल वगैरह है और जो इनर ब्लीडिंग वगैरह है, ये सारा मैटर यहाँ पर आकर के एक और स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसको हम कहते हैं क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये यहाँ पर तैयार होता है ब्लड क्लॉट और जितने भी फॉलिकल के ये जो टिश्यूज वगैरह सेल्स वगैरह थे उनसे मिलकर के हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और इसीलिए हम इस स्टेज को ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। ठीक है, फिर क्या बताया कि सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो होता है इसकी मात्रा इस स्टेज में क्या होती है, बढ़ती है, बल्कि हाईएस्ट मेंस्ट्रुएशन के सारी स्टेजेस में सबसे ज़्यादा जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है वो इसी स्टेज में रहता है। क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन कौन सी स्टेज में सबसे ज़्यादा रहता है, इस पर क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। तो इंक्रीजेस ड्यू टू विच प्रोजेस्ट्रॉन मेक्स यूट्रस वॉल एबल टू होल्ड एम्ब्रियो। यानी कि जब प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो वो यूट्रस की वॉल को, इंडोमेट्रियम को इस काबिल बनाता है कि वो आने वाले जाइगोट को, जो एम्ब्रियो बनने वाला है, जो फीटस बनने वाला है, उसको अच्छे से अपने अंदर होल्ड कर सके, उसको पकड़ सके। ठीक है, इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड, जो सेकेंडरी यहाँ पर से आपका जो एग रिलीज किया जाता है, अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का में चेंज होता है, देन कॉर्पस ल्यूटियम जो येलो कलर का होता है डीजनरेट, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, और फिर जो है ये आगे जाकर के चेंज हो जाएगा एक वाइट कलर के सब्सटेंस में जिसको बोलते हैं कॉर्पस एल्ब्यूकेन। तो ये आपका जो है येलो कलर का जो मैटर था ये डीजनरेट हो जाता है
और ये चेंज हो जाता है किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस में। ठीक है, लास्ट में क्या दिख रहा है कि दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन फेज। वही बात है कि प्रोजेस्टेरॉन फेज में, इसमें प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको प्रोजेस्टेरॉन फेज भी कहते हैं, ड्यू टू हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, लास्ट में फटाक से जल्दी से तेजी से लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं भाई। तो हमारा लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेज है हमारी मेंस्ट्रुएशन फेज। ये जो मेंस्ट्रुएशन फेज है हमारी, इसमें हम क्या देखते हैं कि दिस फेज कंटिन्यूस फॉर अबाउट 4 to 5 डेज। यानी ये जो हमारी फेज है ये लगभग 4 से 5 दिन तक चलती है। जो ब्लीडिंग का पीरियड होता है फीमेल्स में, जो टिश्यूज वगैरह उनके आउट होते हैं, वो लगभग 4 से 5 दिन। तो ये आपको पोर्शन दिख रहा होगा मेंस्ट्रुएशन फेज का। तो 1 से 5 दिनों तक ये कंटिन्यू जो है, 5 दिन जो है, लगभग 4 या 5 दिन तक का, कुछ डेज आगे पीछे हो सकते हैं, एकदम परफेक्ट नहीं है। तो इस पीरियड को ही मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है कि इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन, अगर एग जो रिलीज किया गया है फॉलिकल से वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होता है या नहीं, बताइए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नहीं पता तो फिर आगे देखिए। इस केस में कि अगर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तब कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर एग फर्टिलाइज हो गया है तो भाई ऐसी कंडीशन में कार्पस ल्यूटियम ऐसा ही रहेगा, वो कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। टिश्यूज ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस कम आउट विथ ब्लड सेक्रेशन थ्रू वजाइना, यानी कि जो एंडोमेट्रियम के वजाइना के टिश्यूज होते हैं ये ब्लड सेक्रेशन के साथ मिक्स होकर के वजाइना के थ्रू शरीर से बाहर हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। और यही 4-5 दिन का प्रोसेस होता है। इस तरह से हमने चारों स्टेप्स जो हैं, चारों स्टेज जो है मेंस्ट्रुएशन की पढ़ ली। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, इसमें मीनोपास, मिनार्ची वगैरह और पूरी मेंस्ट्रुएशन के फेसेस जितने भी थे ये सब हम लोगों ने पढ़ लिए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो आपको समझ में आया है अच्छे से तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ इसके बारे में सीख सकें। जय हिंद।